हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ पाई चार्ट के सेकेंड क्लास में। पाई चार्ट का जो सेकेंड क्लास है ये डीआई का आपका फिफ्थ क्लास है या फोर्थ क्लास है सर। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि पाई चार्ट के थोड़े से और अच्छे लेवल के सवाल। लास्ट क्लास में आपने देखा था बेसिक लेवल के सवाल, इस क्लास में थोड़े से उसके ऊपर लेवल के सवाल देखेंगे और साथ में करेंगे। आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, शेयर करना ना भूलिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए, आज के क्लास का जो पहला सवाल है वो आप स्क्रीन पे देखिए और इस सवाल को पढ़िए। सवाल कर रहा है किसी कंट्री में गेहूं है, चीनी, चाय और चावल का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्रतिशत में दर्शाया गया है पाई चार्ट के थ्रू। एक सर्कल में आप देख रहे होंगे पाई चार्ट का मतलब गेहूं, चीनी, चाय का डिटेल दिया गया, इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें हैं। पाई चार्ट मतलब होता है जब सर्कल में या तो एंगल के थ्रू, डिग्री में, या फिर परसेंटेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन को जब दर्शाते हैं तो उसको बोलते हैं पाई चार्ट। अब देखिए, सवाल कर रहा है कि कोई एक कंट्री या कोई एक देश है जिसमें गेहूं का उत्पादन 30% है, चावल का 55%, चीनी का 10% और चाय का 5% का उत्पादन होता है। तो इसके आधार पे आपको ये सारी चीज़ों का जवाब देना है। चूँकि सवाल आपके सामने स्क्रीन पर भी नहीं प्रॉपर सवाल है, आपने ऑलरेडी देख रखा है। अगर आपको याद है तो आपको बता दूं कि पहला जो सवाल पूछ रहा है आपसे अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है गेहूँ और चीनी के उत्पादन में का रेशियो किसके साथ, चावल और चाय के उत्पादन के अंतर के साथ। सेकेंड सवाल पूछ रहा है कि चावल और चाय का जो कुल उत्पादन है वो गेहूं के उत्पादन का से कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरा सवाल पूछ रहा है कि गेहूं का उत्पादन है उसको अगर एंगल पे हम दर्शाएं, जैसे यहाँ प्रतिशत में दर्शाया हुआ है गेहूं का उत्पादन, तो इसको एंगल में दर्शाएंगे तो कितना एंगल ये बनाएगा। इसी को बोलते हैं सेक्टर एंगल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अगले सवाल चौथा नंबर का सवाल कर रहा है कि चावल, गेहूं और चाय, राइस, व्हीट एंड टी का जो कुल उत्पादन है इन तीनों का वो अगर 5 लाख केजी है तो आपको बताना है अकेला चावल का उत्पादन कितना है। ये 4 सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत टफ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको पता है मैंने, जब रेशियो पूछ रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो परसेंटेज में है या डिग्री में है। अगर डिग्री में है तो डिग्री में रहने देंगे, डिग्री कैंसिल आउट होगा और आपको रेशियो मिलेगा। क्योंकि अनुपात का कोई अपना इकाई नहीं होता, यूनिट नहीं होता है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज में रहने देंगे और ये परसेंटेज कैंसिल आउट होगा और क्या मिलेगा हमें, फाइनल रिजल्ट। तो आप मुझे बताइए कि गेहूं और चीनी कितना है, तो कहेंगे सर गेहूं 30 है और चीनी 10 है, तो 30 और 10 कितना हो जाता है, 40। इसके बाद पूछ रहा है चावल और चाय का अंतर, तो चावल 55 है, चाय 5 है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 50। दोनों का प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों का 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 4:5। और बस इतना सा जवाब था। ये आप डायरेक्ट देखकर यहाँ से बता सकते थे। सेकंड पूछ रहा है चावल और चाय, देखिए इसको कैसे डायरेक्ट देखकर बताएंगे। चावल और चाय, सेकंड सवाल पे आ रहा हूँ। चावल और चाय का कुल उत्पादन कितना है, चावल और चाय का कुल उत्पादन 60% है, जबकि गेहूं का कुल उत्पादन 30% है। तो बताइए चावल चाय कितना ज्यादा हुआ, तो ये 30%, ये दोनों मिला के 60, तो सीधा डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्या, जितना था उतना और बढ़ गया। और कोई भी कितना होता है 100%, इसका मतलब ये कितना और बढ़ गया, 100%। आप इसको निकालेंगे, अगर यहाँ 60 और यहाँ 30 देंगे तो कितना आएगा, 2/1। मतलब 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो 1 बढ़ा मतलब 1/1 बढ़ा, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे और 1/1 होता है 1, और 1 को 100% से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 100%। तो ये सेकंड सवाल हो गया। थर्ड सवाल पूछ रहा है कि गेहूं का जो उत्पादन है इसको अगर एंगल पे दिखाया जाए, कोण के रूप में दिखाया जाए पाई चार्ट में, तो कितना डिग्री बनाएगा। तो आपको पता है पूरा जो प्रतिशत होता है 100% होता है और पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। मतलब 100% कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप क्लास रेगुलर देख रहे हैं, फर्स्ट से, तो आपको इतना नहीं करना है। आपके दिमाग में बात आ गई है कि 100% मतलब 360 डिग्री, तो 1% मतलब 3.6 डिग्री। अगर आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए 30% आपको गेहूं कितना प्रतिशत है, 30% है, तो 30% का कितना हो जाएगा, 30 गुने 3.6। ये दशमलव और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका सवाल बचा 3 गुना 36, और 3 गुना 36 होता है 108 डिग्री।
क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए आते हैं चौथे सवाल पे। आपने सवाल देखा होगा, यहाँ सारे कुछ का पूछ रहा है, बोल रहा है कि गेहूं, चीनी, चाय और चावल सारा कुछ है, मतलब शुगर भी इसमें लगा हुआ है, मतलब टोटल 100% जो हो गया, इसकी वैल्यू दे रखा है। कुल उत्पादन जो है वो 5 लाख केजी है। और आपसे पूछ रहा है 55% चावल का पूछ रहा है, तो चावल कितना हो गया? 55% का वैल्यू पूछ रहा है। तो नहीं निकाल लेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया मैंने, 1% की वैल्यू मिल गई मुझे, और 55% की वैल्यू के लिए इसको गुना कर देंगे तो 3 शून्य तो ऐसे ही रहेगा, और 5 को 55 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 275। तो इतना केजी जो है वो चावल का उत्पादन हो रहा था उस कंट्री में जिसकी बात की गई है। क्लियर? बढ़े आगे नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस क्लास का। क्वेश्चन कह रहा है कि सोने का जो प्राइस है वो 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में किस तरीके से बढ़ा है, उसको परसेंटेज में ना दिखाकर डिग्री में दिखाया गया है। उसको डिग्री में दिखाया गया, जो बदलाव आया है सोने का प्राइस में वो डिग्री में दिखाया गया 2011 से 10 से लेकर 2013 तक। आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 1 कि 2010 और 2013 में जो सोने का प्राइस है, सोने का जो कीमत है, सोना मतलब गोल्ड की बात हो रही है, सोना मतलब सोने की बात नहीं, स्लीपिंग की बात नहीं हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है। तो इसका प्राइस का अनुपात पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि 2010 में क्या रहा था इसका प्राइस। तो कहेंगे टोटल का 45 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को कि क्या प्राइस था, और 2013 में तो कहेंगे टोटल का 135 रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बताया था आपको कि डिग्री में हो या प्रतिशत में हो, रेशियो हमेशा कैंसिल आउट करके यूनिट को बात करते हैं। क्योंकि सारा डिग्री में है तो सारा डिग्री में रहेगा, कोई बात नहीं। आपका सारा परसेंटेज में है तो सारा परसेंटेज में है, तो भी परसेंटेज कटेगा। आपको दिक्कत कहाँ होगा? अगर कुछ डेटा प्रतिशत में दे लो और कुछ डेटा आपका डिग्री में दिया हो, उस तरह के सिचुएशन में आपको यूनिट निकालने समय, रेशियो निकालने समय यूनिट को बराबर करना पड़ेगा, या तो दोनों को परसेंटेज में या तो दोनों को डिग्री में। हालांकि इस तरह का सवाल अभी तक नहीं आया है, तो इस तरह का सवाल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी इस सवाल को देखिए, दोनों डिग्री में है, मैंने दोनों डिग्री को कैंसिल आउट कर दिया, और ये कटा 1 और ये कटा 3, और ये अनुपात निकल कर आ गया 1:3, और यही रह गया सवाल का जवाब। सेकेंड नंबर पे देखिए, कह रहा है कि 2011 से 2013 में कितना प्रतिशत दाम में वृद्धि हुई है। तो 2011 में कितना था? तो आप कहेंगे सर 2011 में 75 था। 2013 में कितना है? तो 2013 में 135 है। इसको छोटा कर लेंगे तो 15 से 15 से 5 से कितना बढ़ गया? 4 बढ़ा। तो 5 में 4 बढ़ा तो 100 में कितना बढ़ेगा? तो कहेंगे सर 20 से गुना कर देंगे, तो इसको भी 20 से गुना कर दीजिए। इधर तो 100 हो गया, इधर भी 100 की जगह पे कितना हो गया? 80। इसका मतलब 100 में जितना होता है उसी को प्रतिशत बोलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 2011 से 2013 में सोने का दाम में 80% की वृद्धि हुई है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो प्राइस 2013 में है वो 31500 है, तो आपको बताना है 2011 में प्राइस की थी। तो 2013 में जो प्राइस है वो 135 डिग्री के द्वारा दिखाया गया है, मतलब ये 135 डिग्री की वैल्यू आपको दिखाया गया है। तो आपको बताना है 2011 में कितना है? 75 डिग्री। तो आप मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 5। 9 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 9 तिया 27 और 9 पचे 45, यही आएगा ना? क्लियर? तो आप 5 1 की में निकल कर आ गई कितना? 3500। तो 5 की कितना हो जाएगा? 175 पर डबल शून्य। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल सवाल आ रहे हैं। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में ही कि रेशियो का बेसिक आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज का बेसिक पता होना चाहिए, और यही सवाल को आपको इजी करता है। क्योंकि डीआई में परसेंटेज का बेसिक, रेशियो का बेसिक और औसत का बेसिक, 3 चीज का बेसिक पे आपके सवाल बनते हैं, और इसी 3 पे आता है। जब पाई चार्ट पे हम आते हैं तो एवरेज का सवाल इस पे कम पूछे जाते हैं। एवरेज का सवाल जनरली आपका बार ग्राफ में पूछे जाते हैं, नहीं तो फिर टेबल चार्ट में पूछे जाते हैं, या फिर लाइन ग्राफ में। इसमें जो पूछे जाते हैं, जो पाई चार्ट में, इसमें जनरली हमारा रेशियो और परसेंटेज का ही खेल होता है।
इस सवाल को देखिए, इस सवाल में पूछ रहा है कि 2011 से 2012 में जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है और 2012 से 2013 में जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है, इस दोनों का अनुपात आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ में कितनी वृद्धि हुई है, तो डायरेक्ट वृद्धि पूछ रहा हूँ आपसे। तो 11 से 12 में मुझे वृद्धि बताइए, तो 11 से 12 में कितना वृद्धि हुई है, तो 30 की वृद्धि हुई है। देख लीजिए आप, 30 की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि 30 की हुई है, 30 डिग्री की, जबकि थी कितनी वैल्यू 2011 में, तो 75, मतलब 75 में 30 बढ़ा तो प्रतिशत आपका निकल गया, इतना गुना 100। ये आपको डिटेल में दे रहा हूँ, इतना प्रतिशत की वृद्धि इसमें हुई। और 2012 से 13 में कहेंगे 105 से 135, तो 30% की वृद्धि यहाँ भी हुई है, लेकिन यहाँ कितना से हुआ है, 105 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई, इतना हो गई। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो 100 ही तो गुना करेंगे, तो इसको करने की जरूरत नहीं है अगर आपका प्रतिशत पे कमांड है। तो इसका मतलब हो गया कि हम 30 से 30 को काट दिए, 105 ऊपर कर देंगे तो 15 सते 75 से, और 15 पचे 75 से 7 ऊपर चल जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7:5। और आप देख रहे होंगे आपके पास जो एक ऑप्शन है वो 7:5 है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप देखिए इसको अच्छे से, मैं बढ़ रहा हूं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा कि मैंने बताया था लेवल आपका बढ़ेगा क्लासेस के अनुसार। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। इस सवाल में जो इन्फॉर्मेशन आपने सामने जो है, इसमें आपने नोटिस करा होगा, तो आपको पता चला होगा कि ना डिग्री लिखा हुआ है ना परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इस डेटा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको डेटा में क्लियर बताया गया है क्या लिखा हुआ है। करा विभिन्न देशों ABCDEF के छात्रों ने एक निश्चित सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट से पता चलता है कि 6 प्रतिभागी देशों में से प्रत्येक से कितने छात्र आए। मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, छात्रों की संख्या है, ना ही प्रतिशत में ना ही डिग्री में। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से 30 छात्र हैं, यहाँ से 25, यहाँ से 10, यहाँ से 15, इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू है ये। अब आपको बोल रहा है स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला सवाल पूछ रहा है आपसे क्या कि वाई व्हाट काउंट परसेंटेज में स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्री बी एट द सेमिनार वेयर मोर देन द स्टूडेंट्स फ्रॉम द कंट्री ई। बोल रहा है कंट्री बी में ई की तुलना में कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे। सेमिनार में जो स्टूडेंट्स जितने भी आए हैं उसमें से कंट्री बी से जितने भी आए हैं वो कंट्री ई की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा हैं, कितना प्रतिशत ज़्यादा हैं। तो आपसे पूछूंगा मैं कि 20 कंट्री बी से 20 देश से कितने सेमिनार में बच्चे आए थे, तो आप कहेंगे सर 30। तो चलिए ठीक। आपसे पूछूंगा ई से कितने आए थे, तो आप कहेंगे ई से कितने आए हैं 10। तो आप बताइए कितने ज़्यादा हैं, तो आप कहेंगे सर 20। 10 में 20 तो 100 में कितना 200, और 100 में जितना होता है इसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो ये आपका फर्स्ट सवाल हो गया। इसमें जो सेकेंड सवाल है इसको अच्छे से पढ़िएगा। सेकेंड सवाल में कह रहा है कि अगर सेमिनार में परिवहन पर कुल खर्च की लागत 9 लाख रुपये आती है और छात्रों की मेजबानी की लागत, मतलब छात्रों को रख रखाव उनका जो देख रेख है उस पर जो खर्चा आता है प्रति छात्र 15,000 रुपये आता है, तो सभी छात्रों के मेजबानी और परिवहन पर खर्च की लागत का अनुपात क्या है। कह रहा है सवाल ना कि जो ट्रांसपोर्टेशन पे, जो पूरे को लाने पे, परिवहन पे जो खर्चा होता है पूरे सेमिनार के लिए जितने भी बच्चे आते हैं उनका टोटल खर्चा 9 लाख रुपए आता है। फिर बोल रहा है जब स्टूडेंट्स को वहाँ रोका जाता है, रखा जाता है, रहने के इंतजाम की जाती है, तो एक स्टूडेंट्स पे 15,000 का खर्चा आता है। तो आपको बताना है पूरे स्टूडेंट्स का जो टोटल खर्चा है, जो रख रखाव पे, जो मेजबानी पे, मतलब उनकी खातिरदारी में जितने भी खर्चे आए हैं, इस खर्चे का अनुपात अगर टोटल परिवहन के खर्चों से किया जाए तो अनुपात क्या होगा, सवाल ये पूछ रहा है। तो आप बताइए एक स्टूडेंट्स के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, 15,000 किस पे, रखने पे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो जोड़िए 15 और 25 कितना होता है 40, 10 50, 30 80, और इन दोनों को मिला के 10 90, मतलब 90 स्टूडेंट्स पे अगर आपसे खर्चा की बात की जाए तो आप कहेंगे सर एक स्टूडेंट्स पे 15,000, तो 90 स्टूडेंट्स पे इतना गुना 90 रुपया का खर्चा हो जाएगा। ये आपका टोटल कौन सा खर्चा है, ये वो खर्चा है जो उनको रखने में, उनका ख्याल रखने पे, उनकी खातिरदारी करने पे की गई है। अब बोल रहा है इसका अनुपात बताना है आपको, जो नंबर जितने रुपए खर्चे किए गए थे लाने जाने में, तो लाने ले जाने में कितने परिवहन पे खर्चा किए गए हैं, तो 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया। अब ये तो आपको पता है ना कि 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। आपको नहीं पता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, 2-3 बार याद रह जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, टोटल खर्चे परिवहन पे और ये टोटल खर्चे रख रखाव पे, इसी का अनुपात पूछ रहा। तो देखिए यहाँ से 0 काट दिया, 3 0 यहाँ से काट दिया, ये 9 यहाँ से काट दिया, बीच का 0 जो बचा वो अकेले 0 नहीं है, वो 10 है। कितना है, 10 है, क्योंकि 9 से एक बार में कटा था। 10 को 5 से काट दिया 2 बार में, 10 को काट दिया 3 बार में, और ये अनुपात निकल कर आ गया 3:2। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि एंगल ए को रिप्रेजेंट करने पे कितना एंगल पूछ रहा। हाँ, बोल रहा है ए के लिए अगर कंट्री ए से जितने बच्चे हैं उसको अगर हम एंगल में दर्शाना चाहें, अगर आप इसको एंगल दिखाना चाहें तो कितना एंगल दिखाएंगे। तो आप मुझे बताइए टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे सर 90 बच्चे हैं। अभी मैंने निकाला था 90 स्टूडेंट्स, तो टोटल 90 बच्चों के लिए एंगल कितना होना चाहिए था, 360 डिग्री होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, क्योंकि टोटल एंगल तो होता है 360। और ए में कितने बच्चे आए कंट्री ए से, तो कहेंगे सर 25 बच्चे आए, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो 25 के लिए कितनी डिग्री होगी। तो आप मुझे बताइए 90 के लिए कितनी डिग्री है, 360, तो एक के लिए कितना हो गया 4 डिग्री, तो 25 के लिए कितना हो गया 100 डिग्री। क्लियर। एंड द लास्ट वन कह रहा है कि किस देश से सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे आए हैं, किस देश से जो स्टूडेंट्स आए हैं उनकी टुकड़ी बड़ी है, मतलब उनका ज़्यादा क्वांटिटी है, मतलब ज़्यादा बच्चे किस शहर से आए हैं, किस देश से आए हैं। तो आप बताइए, आप देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15। तो यही तो मुझे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस देश से आए हैं, तो देश बी से, कंट्री बी से सबसे ज़्यादा बच्चे आए हैं। और ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास और है आज की क्लास के लिए, इस क्वेश्चन को भी देखिए। ये जो सवाल है इसमें आपको 2 पाई चार्ट दिख रहे हैं, पाई चार्ट 1 और पाई चार्ट 2। दोनों पाई चार्ट में आपको डेटा थोड़े से अंतर, नाम सारे कुछ सेम दिख रहे हैं। ये डेटा क्या दिया हुआ है, ये दोनों पाई चार्ट में क्या कह रहा है, इस सवाल को आप पढ़ें तो अब समझ में आएगा। कह रहा है कि जो पहला पाई चार्ट है ये बता रहा है कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म भरे हैं किसी एग्जाम के लिए, और कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, वो पाई चार्ट 2 दर्शा रहा है। और ये जो चीज़ें कही गई 2, 4, 2, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए कही गई है, मतलब बीकॉम है, बीटेक है, एमबीए है, आपका बीए है, एमबीबीएस है, एक अदर्स है, मतलब इसमें बाकी सारा मिला जुला है। इन सारे को मिलाकर टोटल जो स्टूडेंट्स होते हैं, टोटल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कितने हैं, उम्मीदवार 4 करोड़। और यहाँ पे जो टोटल उम्मीदवार हैं 4 करोड़ तो भरे हैं फॉर्म। यहाँ पे जो है ये किसकी संख्या है, जो एग्जाम दिए हैं, जो प्रेजेंट थे एग्जाम में, और ये 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़। आपसे इसी बेसिस पे सवाल पूछ रहा है। तो ये सवाल थोड़ा सा टफ लेवल का है, थोड़ा सा टफ लेवल का, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई चार्ट आ गए हैं और दोनों में सबसे पहला जो सवाल आपके सामने लिखा है, कौन सी उच्चतम योग्यता के लिए अनुपस्थिति की संख्या ज्यादा है। सवाल कह रहा है कि कौन सी उच्चतम योग्यता के लिए, मतलब कौन सा जो डिग्री है, बीए, एमबीए, एमबीबीएस, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास बीए, बीकॉम, अदर्स और नन है। यहाँ पे अदर्स को आप सब्जेक्ट ही मानकर चलिएगा। तो कह रहा है कि किस डिग्री के लिए अनुपस्थिति की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए, अगर इसमें अनुपस्थिति मतलब अब्सेंट स्टूडेंट्स की संख्या पता करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होने वाला है इस सवाल में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बीए के जो कैंडिडेट हैं और बीकॉम के जो कैंडिडेट हैं, तो बीए के कैंडिडेट को देखिए तो कहिएगा सर 4 करोड़ का 20% फॉर्म भराया था, जबकि 3.5 करोड़ का 22% प्रेजेंट हुए थे। तो आपको अब्सेंट निकालना होगा, दिस माइनस दिस करके। उसी तरह बीकॉम का निकालेंगे तो बीकॉम का कहेंगे 4 करोड़ का 21% फॉर्म भराया था और 3.5 करोड़ का 22% प्रेजेंट हुए थे, मतलब जो माइनस करने पे आएगा वो अब्सेंट हुए थे। इसके बाद आपको अदर्स का निकालना होगा, तो कहेंगे सर 4 करोड़ का 16% तो प्रेजेंट हुआ था और 3.5 करोड़ का 14%, सॉरी इतना फॉर्म भराया था और 3.5 करोड़ का 14% क्या हुआ था, प्रेजेंट रहा था, आया था एग्जाम देने। तो कितना नहीं आया था, मतलब आपको हर जगह गुना भागा। तो इस तरह के सवाल में कैसे गुना भागा से बचेंगे आपको ये बता रहा हूं मैं। आप नोटिस कीजिए, सबसे पहले जो चीजें आपके सामने है कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको बताया थोड़ा लास्ट क्वेश्चन में कि 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, 5, और 1 करोड़ में 2।
याद रखना, जब 1000 से तक हम आते हैं तो 1000 के बाद जैसे ही 2 शून्य बढ़ाते हैं तो हमारा लाख में कन्वर्ट होता है, उसका अपर यूनिट। लाख में 2 शून्य बढ़ाते हैं तो उसका अपर यूनिट, और फिर 2 शून्य बढ़ाएंगे तो उसका अपर यूनिट। आपको इतना तो पता होगा 1000 में कितने शून्य होते हैं। तो 1000 में 3 शून्य, 1 लाख में 5 शून्य, और 1 करोड़ में फिर 2 बढ़ाते जाइए 7 शून्य, 1 करोड़ में फिर 2 करोड़ बढ़ाइए। तो इसको आप क्या कर लीजिए कि लिख लीजिए 400, और यह अब हो गया लाख। 400 मैंने इसलिए लिखाया कि ताकि आपको परसेंटेज के साथ जब आप गुना करें तो आपको तकलीफ ना हो, 1% 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दे। उसी तरह इसको भी हम लाख में कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आ गया, 100 से गुना करेंगे 2 शून्य बैठाएंगे, लेकिन दशमलव के कारण एक ही शून्य दिखेगा, और ये कितना आ जाएगा 350 लाख। क्लियर है? ये कैलकुलेशन इसमें काम नहीं करेगा, आगे में काम करेगा, क्योंकि इस सवाल में मैं जो बता रहा हूँ चीज़ें वो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसे ही सवाल को सोल्व करना है। आप खुद बताइए मुझे, ये संख्या ज़्यादा है और ये संख्या छोटा है, इन दोनों में 400 ज़्यादा है 350 छोटा है, या 4 ज़्यादा है 350 छोटा है? आप मुझे बताइए। आप देखिए यहाँ पे 22%, यहाँ 22%। अगर ये दोनों सेम है तो दोनों रिजल्ट सेम देगा। BA BCom की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे BA और BCom की बात करेंगे तो आप बताइए कि 20% का रिजल्ट छोटा होगा और 21% का ज़्यादा होगा। मतलब BA BCom में BA आंसर नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं हो रहा है, क्योंकि BCom ज़्यादा हो गया। 400 का 21% और 400 का 20% में कौन ज़्यादा होगा? 400 का 21%। और दोनों में सेम ही क्वांटिटी माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि 350 का 22% ये भी है और 350 का 22 ये भी है। तो आपको बड़ा रिजल्ट कौन देने वाला है? जो बड़ा होगा उसी में से ना बराबर चीज़ें माइनस कीजिएगा। ये ज़्यादा है, ये कम है, दोनों में सेम नंबर बढ़ाएगा तो रिजल्ट किस में ज़्यादा मिलेगा? इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो इन दोनों में BCom आपको ज़्यादा मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। प्रतिशत में ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा 400 का 21%, 350 का 22%। इसको ध्यान में रखना है। अभी ये बाजी जीती हुई है। अदर्स को चेक करते हैं तो अदर्स में देखिए कि 400 का 16% और यहाँ 350 का 14%। देखिए ये 16% जो है 400 का एक अमाउंट होगा, लेकिन इससे बहुत छोटा अमाउंट ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक तो ये भी छोटा 350 और दूसरा ये भी छोटा। तो चांस है कि इससे ऊपर ये निकल जाएगा और BCom नहीं होगा, पूरा चांस है। बाकी आप चाहते थोड़ा सा एग्जैक्ट पहुंचने के लिए तो आप कर लीजिए 16 × 64, 64 आ गया वहां पे, और यहाँ करेंगे 14 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 490, मतलब 49 आ गया। तो 64 और 49 आ गया, आपको एक मिल गया रफ आइडिया। तो एक पॉइंट ये हो गया, याद रखना ये 64 और ये 49 कितने का अंतर है आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 17%, यहाँ पे अंतर देखिएगा, यहाँ 2% का अंतर था, यहाँ 17% है 400 का और यहाँ 14% है। तो इसका जब निकालेंगे तो 17 × 68 निकल जाएगा ये, और ये 14% जब इसका निकालेंगे तो आपको पता है इसका 14% तो इसका भी 14%, ये दोनों बराबर है। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि सर 16% 17% में ये फीका पड़ जाएगा और ये हमारा आगे बढ़ जाएगा, तो ये भी फीका पड़ गया और ये फीका पड़ गया, तो BCom भी फीका पड़ गया, क्योंकि BCom ऑलरेडी कम था। अब बचा है MBA, तो MBA का देखिए 8 × 32 होता है और 9 को 35 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 × 27 4 31, मतलब ये तो और छोटा होने वाला है। मतलब पता चला कि MBBS का 68 में से 59 घटाएंगे और यही सबसे ज़्यादा, मतलब इस सवाल का जवाब MBBS होना चाहिए था अगर ये ऑप्शन रहता। तो चूंकि ऑप्शन नहीं है तो इसका जवाब क्या होगा? नन। MBBS में ही सबसे ज़्यादा लोग अब्सेंट हुए हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं। तो मैं जो कैलकुलेशन यहाँ करवाया हूँ आपको करना नहीं है कैलकुलेशन, आपको देखना है कि कहाँ पे इक्वलिटी आ रही है। यहाँ 14% 2 इक्वलिटी आई। आप देखिए इन दोनों का यहाँ 16 और 17 है तो ये जीत गया, इन दोनों में देखिए ये जीत गया, इन दोनों में देखिए कि 17 है 21 है, 17 में 3 कम है 21 में 1 कम है, ये हार गया, फिर से ये जीत गया। इसका तो तुलना करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही कम है। इस तरीके से आपको देखना है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर का, 50% ऑफ द अदर्स आर फ्रॉम BR। बोल रहा है जो अदर्स का जो सेक्शन है, अदर्स का जो सेक्शन है 16%, इसका 50% BR सब्जेक्ट्स का है। इसका 50% कितना होगा देखिएगा, अदर्स खुद 16% है, उसका 50% मतलब टोटल का 8% जो है, 50% मतलब आधा ही होता है ना, तो मैंने 16% का आधा ले लिया, मतलब टोटल का 16% का 50, मतलब टोटल जो 16% है उसका आधा, मतलब टोटल 16 है उसका आधा, मतलब 8% किसका? इस टोटल का।
8% बी आर्किटेक्ट से है, और 45% ऑफ द अदर 2 जो बोल रहा है, ये 2 जो ये 1 लिखा हुआ मतलब चार्ट 1 का, ये चार्ट 2 का, मैंने समझने के लिए लिखा है। कह रहा है कि 50% जो है ये फॉर्म भरा था, 50% अदर्स का जो बी आर का ये फॉर्म भरा था, और जो 45% है अदर्स का, इसका जो 45% है अदर्स का, ये क्या किया था, एग्जाम दिया था। तो इसका एग्जाम देने का ही है ना, हाँ। तो 45% आप इस अदर्स का निकालिए, तो 14 का 45 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 7 यहाँ से हटा दीजिए और 2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हटा दीजिए कितना, 9 और 5, तो 9 7 63, 630 मतलब 6.3 आ गया। कितना आ गया, 6.3। फिर से देखिएगा, 45 को मैंने 5 और 9 में कन्वर्ट किया, और इसको मैंने 7 और 2 में कन्वर्ट किया। 2 को 5 से मिलाया, 10 मिल गया, 1 शून्य आ गया, और 9 को 7 से गुना किया, 63 आ गया, मतलब 630। चूंकि दोनों जगह एक परसेंटेज है तो 1% मैं हटा रहा हूं, तो 2 दशमलव इधर खिसकाना होगा, तो 6.3 और 1% रह गया। तो आपसे पूछ रहा है कि एब्सेंट कितने हुए थे, तो आप मुझे बताइए कि 8% टोटल फॉर्म भराया था, किसका, 400 का, तो 8 चौ 32, कितना आ गया, 32। इस बार ये प्रतिशत, ये 2 जीरो को गायब कर दिया। 6.3% किसका, 350 का, इसको गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 35 है यहाँ पे, 350 और 6.3, तो 1 शून्य तो आपको मिलेगा ही, और 63 को 35 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 को 35 से गुना कर लीजिए, कितना आ गया, 5 या 15, और बचा 1, 6 5 30, और 3 3 9 39, 1 40, 4 6 3 18 4 22। तो यहाँ जो मिला है, तो सबसे पहले क्या मिला यहाँ पे कि आपको 2205 जो मैंने गुना किया था, अब देखिए यहाँ पे 1 दशमलव था, 1 जीरो था, तो इस दशमलव को इस जीरो से कैंसिल आउट कर दिया। 2% था, एक यहाँ एक वहाँ, तो 1% को मैंने क्या किया, इधर खिसका दिया, तो 1% रह गया, सॉरी 1% था ना, 350 लिया था, 1% खिसका दिया यहाँ, तो आपको मिल गया कि 22.25 जो है, इतना ही लोग, 22.05 इतना ही लोग क्या किए हैं, एग्जाम देने आए थे। तो एब्सेंट कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर 19 दशमलव कितना आएगा, 95। देखिए तो आपके ऑप्शन में है एक 19.95, ओ सॉरी 9.95, 22 है ना, 9.95, और ये क्या है, लाख में है, ये कितना है, लाख में है, तो लाख को हटाने के लिए 5 शून्य से गुना करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बोर्ड दिख रहा होगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा, ये 1 डिसिमल हटा देंगे तो 995 और 3 गो शून्य, मतलब इतने कैंडिडेट ही थे जो बी आर्क्स थे, बैचलर इन आर्क, आर्किटेक्ट को बोलते हैं, जो एब्सेंट हो गए थे। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा बीटेक में कौन कौन फॉर्म भर चुके हैं और एमबीए परीक्षा में कौन कौन मौजूद थे, इसमें पूर्ण अंतर क्या है। बीटेक में कितने लोग फॉर्म भरे हैं, तो कहेंगे सर बीटेक खोजिए, बीटेक यहाँ से 18%, किसका, 400 का, तो 1872 हो गया, 2 जीरो को प्रतिशत से हटा दिया। एमबीए में कितने लोग, करा कि बीटेक में कौन कौन फॉर्म भर चुके थे और एमबीए में कितने लोग अच्छा एग्जाम में मौजूद थे, तो एमबीए में कितने लोग मौजूद थे, एमबीए देखिए कहाँ है, 9%, किसका, 35 का, तो 35 का 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौ 36, 360 में से 45, 315 आएगा क्या, और ये डेसिमल हो जाएगा, आएगा ना। तो गुना चेक कर लीजिएगा आप, यहाँ जीरो का मैंने 0.1 यहाँ था, और प्रतिशत के कारण मैंने 2 इधर घसका दिया। 72 में से 31 घटाएंगे तो 72 में से पूरा 32 घटा देंगे तो 40 आएगा, बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 40.5। ये लाख में है, इस डेसिमल को हटाएंगे और 5 जीरो के जगह पे 4 जीरो चिपकाएंगे, क्योंकि एक डेसिमल ले जाएगा, तो हमारा आ जाएगा इतना। और ये संख्या जो निकल कर आया है ये किसका है, इन अंतर, मतलब बीटेक में जितने फॉर्म भराया था उसका एमबीए में जितने लोग प्रेजेंट थे उन दोनों का अंतर। क्लियर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि यदि फॉर्म भरने वाले एमबीबीएस के 18% XYZ विद्यालय से हैं, तो XYZ विद्यालय से कितने एमबीबीएस उम्मीदवार ने फॉर्म भरा है।
बोल रहा है XYZ विद्यालय से MBBS के 18% लोगों ने फॉर्म भरा था। कोई एक्स, देखिए अब ये तो पूरे चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें MBBS आपका ये इसका 18% जो है वो XYZ कॉलेज से है। तो आप मुझे बताइए कि XYZ कॉलेज से कितने लोग हो गए? तो कहेंगे सर पहले तो ये पता करना होगा कि MBBS में टोटल कितना फॉर्म भरा है। तो कहेंगे सर MBBS के लिए टोटल कितना फॉर्म भरा है? तो 400 लाख है। इसका 17% MBBS में भरा है और जितना MBBS में भरा है इसका 18%, दोनों प्रतिशत में रहने दे रहा हूँ, ये हमारा XYZ कॉलेज का हिसाब हो गया। इतना ही कैंडिडेट हैं जो MBBS को फॉर्म भरे हैं XYZ कॉलेज से। अब आपको इसको गुना कर लेना है। इसको गुना करने के पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके सामने जो है 400 लाख में है, तो लाख के लिए क्या करेंगे? लाख में आपको पता है कितना शून्य होता है? 5। कितना शून्य? 5। तो 5 शून्य होता है तो 2 जो परसेंटेज है तो 4 शून्य ले जाएगा, 1 शून्य बच जाएगा, तो यहीं पे लगा देते हैं। अब ये टोटल क्वांटिटी हो गई। मतलब ऑप्शन में देखिए 3 जीरो वाले होंगे और जब इसको आप गुना करेंगे इस सबको तो आएगा, देखिए यूनिट प्लेस में लाना चाहें तो 7 × 28 88 64, जो 4 वाला यूनिट प्लेस है वो आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल गुना कर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि एक ऑप्शन आपके सामने है नन का, और जब नन ऑप्शन होता है तो यूनिट प्लेस और सारा कुछ रिस्की हो जाता है। ऑप्शन आपका करेक्ट ये है जो कि ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इकाई स्थान 4 करके यहाँ पे डिजिट बदल दे और आप इकाई स्थान पे टिक मारें तो मिस्टेक हो जाए। इकाई स्थान पे देखकर टिक कब मारते हैं हम? जब हमारे पास चारों ऑप्शन एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं, ऑप्शन कोई भी नन नहीं लिखा होता, नन ऑफ दिस नहीं, नन ऑफ द एबव नहीं लिखा होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब पाई चार्ट का आप अच्छे लेवल के सवाल आप करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सवाल लेकर आएंगे पाई चार्ट के। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए और हमें बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।